गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीए जुगल किशोर गोयल आपका स्वागत करता हूं और आज हम हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज मैं आपको पहला चैप्टर जो आपका है वो स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। आपने सिलेबस में देखा होगा कि सबसे पहला जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, अंकेक्षण के प्रकार, अंकेक्षण नियोजन, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण कार्यपत्र, ठीक है, नमूना जांच, नैतिक जांच, इतने सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं। मैं इन सब टॉपिक्स को 3 चैप्टर में डिवाइड कर दूंगा बच्चों। कौन कौन से, देखिए जो आपका सिलेबस का पहला पॉइंट है उस पहले पॉइंट में आपको ये गिवन है। क्या क्या गिवन है? अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, अंकेक्षण के प्रकार, अंकेक्षण नियोजन, अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, अंकेक्षण के प्रकार, नियोजन, कार्यक्रम, कार्यपत्र, नमूना जांच, नैतिक जांच। बच्चों सिलेबस में इतने पॉइंट आपके गिवन हैं। पहला जो टॉपिक है सिलेबस में ये चीज़ें गिवन है। मैं इस पहले पॉइंट में 3 चैप्टर बनाकर आपको स्टडी कराऊंगा। वो कौन कौन से 3 चैप्टर होंगे बच्चों? पहला जो चैप्टर होगा वो होगा अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य। हम इसमें ये चीज़ें कवर करेंगे। पहले चैप्टर में हम अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य ये कवर करेंगे। क्लियर है? दूसरा जो चैप्टर होगा हम इसमें बाकी के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। क्या क्या कवर कर लेंगे? ये सब चीज़ें, अंकेक्षण का नियोजन, कार्यक्रम, कार्यपत्र, नैतिक जांच, ये सब। तीसरा जो चैप्टर है पर्टिकुलर वो सिर्फ किसका रहेगा? अंकेक्षण के प्रकार। तो ये सिलेबस का जो पहला पॉइंट है मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने वाला हूँ। पहला अंकेक्षण का केवल अर्थ और उद्देश्य, यहाँ सिर्फ हम ऑडिट की बातें करेंगे कि आखिर ऑडिट क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे अंकेक्षण के प्रकार, इसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑडिट बताऊँगा और बाकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अंकेक्षण का नियोजन, अंकेक्षण पर विधि, प्रक्रिया, अंकेक्षण कार्यक्रम, कार्यपत्र, नमूना जाँच, नैतिक जाँच, ये सब चीज़ें हम चैप्टर 2 में कर लेंगे। ऐसे कुल मिलाकर मैं आपके सिलेबस को 3 चैप्टर में डिवाइड करके स्टडी करवा रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? और जितने भी आपके कोर्सेज हैं, चाहे आप JBBNL की स्टडी कर रहे होंगे, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की स्टडी कर रहे होंगे, उन सब में हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं और जूनियर अकाउंटेंट में भी इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखिए बच्चों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। उद्देश्य पे हम बाद में आते हैं बच्चों। पहले हम बात करें किसकी? अंकेक्षण के अर्थ की। अर्थ को भी समझने से पहले आज मैं आपको पहले इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, इतिहास बता देता हूँ। इतिहास में बच्चों समझने की कोई चीज़ें होती नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये आप समझो कि अंकेक्षण का उद्गम कहाँ से हुआ, आखिर जनरेट कहाँ से हुआ ऑडिट का कॉन्सेप्ट। तो इसका उद्गम स्थान यूनान है। यूनान में ऑडिट को स्टार्ट किया गया। ऑडिट का उद्गम स्थल यूनान है, लेकिन आज की डेट में यूनान पिछड़ा हुआ है और बाकी के देश इसमें आगे हैं। यहाँ तक समझ गए? अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा का शब्द आता है जिसको कुछ लोग अडायर पढ़ते हैं, कोई ओडिरे पढ़ता है। लैटिन भाषा का शब्द है ओडिरे या अडायर, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो आप, जिसका अर्थ होता है टू हियर, सुनना। आप कहें सर मतलब पहले के ज़माने में देखो क्या होता था कि अकाउंटेंट लोग अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेडी करके
ऑडिटर के समक्ष उनको पढ़कर सुनाते थे और सुनकर ही वो ऑडिट मान ली जाती थी। तो ये शब्द जो है ऑडिट, वो किससे जनरेट हुआ है? लैटिन लैंग्वेज के ऑडिरे से, जिसका अर्थ होता है टू हियर, सुनना। लेकिन ये सिर्फ इतिहास है, आज के डेट में ये ऑडिट नहीं होती कि सुन के आप ऑडिट कर लें। क्लियर है? फिर दूसरी बात आपके दिमाग में ये आती है कि सर चलो ठीक है, ऑडिट का उद्गम स्थान और ऑडिट का जन्म कैसे हुआ ये तो समझ में आ गया, क्या ऑडिट अनिवार्य है या ऐच्छिक है? आज की डेट में आप देखते हो कि कुछ जगह पे ऑडिट अनिवार्य है, आज भी कुछ जगह पे ऑडिट ऐच्छिक है। लेकिन जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब ऑडिट केवल मात्र कैसी थी? ऐच्छिक थी, ना कि अनिवार्य। ऑडिट ऐच्छिक थी, आपकी इच्छा हो तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। पहली बार इसको लीगल जो मान्यता दी गई कि हाँ ऑडिट लीगली होनी चाहिए, अनिवार्य तौर पे होनी चाहिए, वो कहाँ दी गई थी? इंग्लैंड में। तो बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंकेक्षण को सर्वप्रथम वैधानिक मान्यता कहाँ दी गई? इंग्लैंड में दी गई। कौन से ईयर में दी गई थी? 1844 में दी गई थी। ठीक है, और उस टाइम जो मान्यता दी गई थी वो चिट्ठा अंकेक्षण के रूप में ही इसको मान्यता दी गई थी। कोई डाउट यहाँ तक? 1844 में चिट्ठा अंकेक्षण के रूप में इसको मान्यता मिली थी। केवल बैलेंस शीट ऑडिट हुआ करती थी, रूटीन की ऑडिट यहाँ पे नहीं होती थी। और हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे और चीज़ें देखें तो विश्व में सबसे पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का संस्थान बना वो भी इंग्लैंड में बना था। 11 मई 1880 को स्थापित किया गया था। क्लियर है? और उस संस्थान का नाम क्या था? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। जैसे अपने यहाँ पे ना ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही इंग्लैंड में सर्वप्रथम CA संस्थान की स्थापना हुई थी। 11 मई 1880 में स्थापना हुई थी और उसका नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई बच्चों? अब इस सीट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको एक बार समराइज करके बता देता हूँ। बच्चों आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना। एक तो अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति, ये की पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बताओ? लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द ऑडिरे से हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। एक क्वेश्चन बनेगा ऑडिरे का अर्थ है, ऑडिरे का अर्थ है, तो आप ध्यान रखना टू हियर, सुनना। दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन इस पे बनेगा अंकेक्षण का उद्गम स्थान, अंकेक्षण का उद्गम स्थान। क्या आंसर होगा? यूनान। चौथा क्वेश्चन बनेगा अंकेक्षण को सर्वप्रथम वैधानिक मान्यता किस देश में मिली? इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूं, किस देश में, या फिर पूछ सकते हैं किस वर्ष में मिली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? इंग्लैंड। वर्ष का आंसर क्या होगा? 1844। ठीक है, एक आ जाएगा क्वेश्चन इंग्लैंड में। CA संस्थान की स्थापना कब हुई? इंग्लैंड में CA संस्थान की स्थापना कब हुई? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 11 मई 1880 में हुई।
इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सिंपल सिंपल से, जिनमें आपको सिर्फ लर्न करना है और ज़्यादा इसमें कुछ समझने की चीज़ें है नहीं। देखिए बच्चों, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो ये आज आपका एक टॉपिक हो गया अंकेक्षण का इतिहास। लेकिन बच्चों ये इतिहास अगर आपने गौर किया हो तो मैंने कहीं भी इंडिया का नाम तो अभी तक लिया ही नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फॉरेन में या इंटरनेशनल लेवल पे बता रहा था। अब मैं इंडिया की बात करता हूँ कि भारत में ऑडिट की हिस्ट्री क्या है, भारत में ऑडिट कब से आया और कैसे आया। तो भारत में तो बहुत पुराना इतिहास है ही नहीं। भारत तो ये मान लो कि अभी बेचारा पहले तो गुलामी में था, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ मामला, ठीक है। अब भारत में अगर मैं बात करूँ तो सब यहाँ एक अलग से ऑडिट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट संस्था है, और उसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है बच्चों CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसने अपना काम इंग्लिश हुकूमत में ही शुरू कर दिया था, यानी कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये पूरी व्यवस्था। और 1858 में इंडिया में स्टार्टिंग हुआ। तो इंडिया में सबसे पहला जो स्टेप स्टार्ट हुआ वो 1858 में हुआ है, ठीक है ना। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है वो समझाने के लिए। इंडिया में सबसे पहले ऑडिट का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने स्टार्ट किया था, और वो भी 1858 में। क्लियर है। 1860 में अंग्रेज़ों के अफसर थे एक, जिन्हें फर्स्ट ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया था। फर्स्ट ऑडिटर जनरल यानी कि CAG, फर्स्ट CAG अपॉइंट किया गया था, जिनका नाम था सर एडवर्ड ड्रमॉन्ट। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1860 में जो फर्स्ट CAG अपॉइंट हुए, ऑडिटर जनरल जो अपॉइंट हुए, उनका क्या नाम था? सर एडवर्ड ड्रमॉन्ट हुआ था। ये अंग्रेजी अफसर थे, अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था, पर ये इंडिया में नियुक्त हुए थे। 1862 में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। इनका निर्माण कर दिया गया। ये तो ही गवर्नमेंट कामकाज के तरीके। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट की, पब्लिक के लिए। पब्लिक में साहब अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अधिनियम जो है 1913 में कंपनियों के लिए ऑडिट अनिवार्य कर दी गई थी। ऐच्छिक तो आपकी इच्छा हो जब कराओ। भारत में ऑडिट अनिवार्य जो की गई पब्लिक के लिए जो की गई, वो पहले कंपनी के लिए स्टार्ट की गई। और कंपनी अधिनियम उस टाइम 1913 हुआ करता था। फिर कंपनी एक्ट 1956 भी आया, अब आज तो 2013 है। तो कंपनी अधिनियम 1913 में कंपनियों का अंकेक्षण अनिवार्य किया गया था। क्लियर है स्टूडेंट्स। और फिर मैं बात करूं, इंडिया में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो अपना खुद का CA इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमने अंग्रेज़ों को कोई कॉपी किया है पूरा का पूरा। हमारे यहाँ CA इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और CA डे बनाया जाता है 1 जुलाई 1949 को। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब पारित हुआ। इसी दिन बच्चों चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट भी आया था, ठीक है। इसी दिन CA संस्थान की स्थापना हुई थी। इसको हम CA डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1949 को हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1 जुलाई 1949 को पारित हुआ। क्लियर है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि भारत का जो पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पहला संधि लेखाकार जो है, क्लियर है, वो कौन है? पहला संधि लेखाकार का नाम था गोपाल दास पदमसी कपाड़िया। भारत के सबसे पहले CA का नाम था गोपाल दास पदमसी कपाड़िया। ये पहले CA थे जिन्हें 1949 के एक्ट के तहत मेंबरशिप दी गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई बच्चों। एक ये बात देखो, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में कि अकाउंट्स में दोहरा लेखा प्रणाली बताने वाले थे लुकास पेशियो। उसी को हम ऑडिट में भी क्या नाम से जानते हैं? फादर ऑफ ऑडिट। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण का पिता किसे कहा जाता है, तो उस लुकास पेशियो को ही अंकेक्षण का पिता भी कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको भारत में ऑडिट का इतिहास बता दिया। इससे पहले मैंने आपको इंटरनेशनल लेवल पे इतिहास बता दिया। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऑडिट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब डेवलपमेंट की बात करेंगे बच्चों हम। डेवलपमेंट में मैं आपको सदी के हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि कैसे कैसे किन सदियों में क्या हुआ, ठीक है। बहुत मज़ेदार किस्से हैं।
अंकेक्षण का डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो हम इसको 5 अवधि में डिवाइड करके पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, 5 अवधियों में हम ऑडिट के डेवलपमेंट्स को पढ़ेंगे। और ये केवल भारत की बात नहीं हो रही है, ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से ऑडिट डेवलप हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1840 से पहले की, क्योंकि ऑडिट कोई ऐसा तो है नहीं कि सब बहुत पूर्वजों का चलता आ रहा है। 1840 से पहले जो है ना, ऑडिट क्या होती है लोग जानते ही नहीं थे। अब अकाउंटिंग ही बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है तो ऑडिट कहाँ से होगी? क्लियर है? तो ये पूर्णतः विकसित नहीं थी। 1840 से पहले तो मान लो ऑडिट का नाम ही नहीं था। वहाँ देखो उस समय क्या होता था 1840 तक के टाइम में, कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गबन का आरोप लग गया कि साहब इसने फ्रॉड किया है, इसने चोरी चकारी करी है। आजकल तो मामला अलग हो गया है। देखो पहले क्या होता था कि आपके ऊपर आरोप लग गया कि आपने 10 लाख का फ्रॉड किया, आपने 10 लाख का गबन किया है, तो आपको 10 गुना जुर्माना देना पड़ता था कि आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। बस यही काम था वहाँ पे, और पहले कुछ नहीं था। तो समरी तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 1840 से पूर्व जो है हमको केवल किसकी तरफ ध्यान देना होता था? गबन की तरफ, क्योंकि गबन ढूंढे उसको सजा लगा दे। और गबन ढूंढने के लिए प्रत्येक लेन देनों का आपको गहन परीक्षण करना होगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कपट को खोजना, गबन को खोजना ही मुख्य उद्देश्य था। समझ लो, मैं जब आपको अंकेक्षण के उद्देश्य पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आज उद्देश्य बदल चुके हैं। पहले अंकेक्षण का उद्देश्य क्या था? कपट और त्रुटियों को खोजना और रोकना। यहाँ पे साहब कपट त्रुटि को खोजो, जिसके ऊपर सजा लगनी थी सजा लगी। और उस टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि भाई तुम्हारे यहाँ खुद पे भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो, या ऑडिटर थोड़ी बहुत सैम्पलिंग चेकिंग कर ले, 2-4 लेन देन ना, प्रत्येक लेन देन चेक करने होते थे 1840 से पहले। इस टाइप के तो कॉन्सेप्ट थे ही नहीं कि भाई तुम्हारे यहाँ भी सिस्टम हो, तुम उसको रोको। ऑडिटर क्यों गिरबान पकड़ रहे हो? ठीक है, और ऑडिटर तो सैम्पलिंग चेक करेगा, एक एक बिलों को कैसे चेक करेगा? ये तो आज की डेट में डेवलप हुए हैं, जब व्यापार का आकार बढ़ गया, व्यवसाय का आकार बढ़ गया, लोग चोरी चकारी ज़्यादा करने लग गए, तो ऑडिटर ने अपने हाथ खड़े करने शुरू किए। साहब हमारे बस की बात नहीं है। 1840 से पहले का सीन ये था। बोलो समझ में आ गई बात? ये तो आपका ऑडिट के डेवलपमेंट का पहला अवधि 1840 से पहले की मैंने आपको अवधि बता दी। इसके बाद की अवधि अब आपकी पढ़ी हुई अवधियों में आ जाएंगी। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। सेकेंड अवधि मैंने आपको बताई 1840 से 1920 तक की अवधि। बच्चों 1840 से 1920 तक की जो अवधि थी, इसमें 2 मेजर डिसीजन आए थे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा। 2 महत्वपूर्ण निर्णय आए थे जो आप लोगों ने मेरे से वाद विवाद और निर्णय वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, और वो दोनों बहुत ही फेमस हैं। पहले का नाम था किंगस्टन कॉटन मिल्स। ये वही है जिसमें हमने क्या बताया था कि अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, वॉच डॉग। क्लियर है? और एक आया था लंदन ऑफ जनरल बैंक, जिसमें कहा था अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। यहाँ इन दोनों केस में क्या था? ऑडिटर को टारगेट किया गया कि तुमको ईमानदार होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में भी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य कपट और त्रुटियों को खोजना ही था। यानी 1920 तक लोग हमसे ये उम्मीद करते थे कि हम ऑडिट में कपट और त्रुटियों को खोज लेंगे। फिर साहब समय बदला और ये जो कॉन्सेप्ट है ये शिफ्ट हो गए यूके से यूएसए में। अब इंग्लैंड का जो राज है वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। इंग्लैंड की लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट हो गए? यूएसए में। अब यूएसए का डेवलपमेंट शुरू हुआ 1920 से 1960 की अवधि में, क्योंकि 1920 से यूके का पतन होना शुरू हो गया, यूएसए में लोग शिफ्ट होने लग गए, तो ऑडिट का डेवलपमेंट भी उनके कॉन्सेप्ट पे चला। यूएसए ने पहली बार एक शब्द यूज किया ऑडिट में, सत्य एवं उचित, ट्रू एंड फेयर, ना कि ट्रू एंड करेक्ट जो इंग्लैंड में हुआ करता था। पहली बार ऐसा हुआ, और पहली बार ये कहा गया कि महत्वपूर्ण चीज़ों पे ध्यान दो, सैम्पलिंग आप कर सकते हो, और पहली बार ये कहा गया कि साहब कपट त्रुटि को खोजने का प्राथमिक दायित्व जो है वो प्रबंधकों का है, ना कि ऑडिटर का। फ्रॉड तुम कर रहे हो और दोषी ठहरा रहे हो किसी थर्ड पार्टी को। भाई तुम्हारे यहाँ चोरी हो रही है और मैं उसको चेक करने आया कि चोरी हुई है कि नहीं हुई, और नहीं पकड़ में आया तो आपने गिरबान मेरी पकड़ ली, जबकि तुम तो व्यापार कर रहे थे, तुम तो फ्री हो गए। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया। तो 1920 से 1960 की जो अवधि थी ऑडिट के लिए बहुत ही सुनहरी अवधि थी,
क्योंकि इसमें ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इसमें ये बताया गया कि कपट और त्रुटि खोजना जो है प्रबंधकों का दायित्व है, ना कि ऑडिटर का। इसके बाद जो चौथी अवधि है बच्चों 1960 से 1990 की अवधि, इन्होंने ये कहा कि साहब कंपनी का तो बिजनेस बढ़ता जा रहा है, काफ़ी जटिल होते जा रहे हैं, इसलिए ऑडिट की यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ गई और ऑडिट को अब लोग दूसरे एंगल से देखने लग गए। पहले एंगल क्या हुआ करता था, जैसे कोविड के ज़माने में पहला एंगल आया, जब कोविड के केस थे इंडिया में 1000, तो घर में लोग थे पैक और डरे हुए थे। इवन मैं खुद बताऊं, मैं एक सैनिटाइज लेके आया सरफेस वाला भी, पूरे गेट वेट को सबको सैनिटाइज करता था कि डरा हुआ था यार कुछ हो ना जाए। जब इंडिया में केस हुए 5 लाख 10 लाख, तब हम खुले घूम रहे थे। तो साहब दिमाग की बात है, दिमाग की सेटिंग की बात है। जब पहले लोग ऑडिट का नाम आता था तो एक ही लोग सोच के चलते थे कि साहब ऑडिट का मतलब गड़बड़ को ढूंढना, कपट को ढूंढना। फिर धीरे धीरे यानी भाई ये तो प्राथमिक दायित्व तो प्रबंधकों का है, ऑडिटर को क्यों कह रहे हो। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, फिर बोलो ऑडिट की जरूरत कहाँ है, जब ऑडिटर कपट ढूंढ ही नहीं पा रहा है तो फिर उसकी जरूरत कहाँ है। तो जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि कंपनी के आकार बढ़े, कंपनी के व्यापार में जटिलताएं बढ़ी, तो लोग खातों की विश्वसनीयता के तौर पे ऑडिट कराने लगे। तो आज जो है ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट है खातों की विश्वसनीयता को बढ़ाना, ठीक है। और अब आज एट प्रेजेंट में तो हालात ही बदल चुके हैं। हम लोग अभी तक जो बातें कर रहे थे वित्तीय खातों की, वित्तीय सूचनाओं की, इनकी बातें कर रहे थे, आज प्रेजेंट डेट में लोग वित्तीय विवरणों से तो कहीं ज़्यादा हमको देखने लग गए हैं। हमारे को खाली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं करते हैं, हमें लोग इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट ऑडिटर, परफॉर्मेंस ऑडिटर, ये सब चीज़ों को लेकर हमको इन्वॉल्व करते हैं कि साहब आप हमारे को बताओ कि हमें काम कैसे करना चाहिए, हमारे यहाँ क्या कमियाँ चल रही हैं, हमारे सिस्टम में क्या कमियाँ हैं, ये सब चीज़ें बताओ। तो आज जो ऑडिट है वो वित्तीय सूचनाओं से कहीं अधिक हो चुकी है। तो बच्चों आज मैंने आपको ये टॉपिक जो करा दिया है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपको अंकेक्षण का इतिहास बता दिया, अंकेक्षण के बारे में पूरा डिटेल समझाया है कि इंडिया में क्या हिस्ट्री थी, फॉरेन में क्या हिस्ट्री थी और इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। ये तो होगी बच्चों एक इतिहास की बातें। अब हम आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अंकेक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। क्लियर है बच्चों। अंकेक्षण का अर्थ और परिभाषा जानने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों का अर्थ बताना चाहूँगा, क्योंकि ऑडिट तो बात की बात है, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानें। सबसे पहले बुक कीपिंग। मैं यहाँ बहुत डिटेल में आपको बुक कीपिंग नहीं समझा रहा, उसका कारण ये भी है कि वो आप अकाउंट्स में पढ़ चुके होंगे, हमारे मनीष सर ने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया होगा। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर, बुक्स को रखना। ये स्टार्टिंग का वर्क है। जैसे कोई भी लेन देन को लेखा पुस्तकों में दर्ज करते हैं, किससे दर्ज करते हैं, प्रमाणकों से। सर हम समझे नहीं कैसे। देखो अगर आप कोई एंट्री करते हो और वो एंट्री क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इसका मतलब आपने राम से माल खरीदा 10,000 रुपये का, ठीक है ना। आपने नरेशन में भी लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड वाइड बिल नंबर 420 डेट 14 अप्रैल 2020। बच्चों आपने ये एंट्री कर दी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये कि एंट्री आपने किससे करी, बिल नंबर 420 से करी, ठीक है ना। तो ये जो बिल है, ये बिल आपका क्या हो गया, प्रमाणक। ये बिल वाउचर जो भी एविडेंस होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, प्रमाणक। अब इन प्रमाणकों से आपने जो ये दर्ज करी एंट्री, आपने पढ़ा होगा, मनीष ने पढ़ाया होगा आपको, इसको रोज नामचा कहते हैं, जनरल बुक कहते हैं। प्रमाणकों से रोज नामचा में लेन देनों को दर्ज करना, पहला काम।
लेन देनों को क्या करना, दर्ज करना। तो प्रमाण कोष से रोज नामचा में लेन देनों को दर्ज करना, और फिर उसके बाद दर्ज करने के बाद पोस्टिंग, खतौनी करना। खतौनी होती है साहब, ये राम का लेजर बनाया आपने, राम का खाता बनाया, एक परचेज का खाता बनाया और उसमें एंट्रियां क्या कर दी, दर्ज कर दी। तो देखो बच्चों, ये जो काम इनिशियल लेवल का आप काम कर रहे हो, ये सब क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग में कर क्या रहे हो आप, जो एंट्री है आपकी लेखा प्रविष्टि है, आप इनका क्या कर रहे हो, इन लेखा प्रविष्टि को प्रारंभिक पुस्तकों में दर्ज कर रहे हो। किसमें दर्ज कर रहे हो, प्रारंभिक पुस्तकों में। तो बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें आ गई, लेखा प्रविष्टि आ गई, वर्गीकरण करना आ गया। वर्गीकरण मतलब आयगत है, पूंजीगत है, जिस खाते में ले जाना उस खाते में ले गए आप। खतौनी करना आ गया आपको, ठीक है। और तलपट तैयार कर दिया, ट्रायल बैलेंस बनाने तक के काम बुक कीपिंग में आते हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं समझा रहा तलपट क्या होता है, खतौनी क्या होती है, ये सब अकाउंट्स वालों का काम है, वो आपको समझाएंगे। यहाँ तक समझ गए। मैं तो आपको इतना सा कह रहा हूँ कि तलपट बनाने तक के काम किस में आते हैं, पुस्तपालन में। और ये प्रैक्टिकल वर्क है, क्योंकि इसमें कोई दिमाग की जरूरत नहीं, रूटीन के काम है, ये दैनिक कार्य है, पुस्तपालन है। जब तक आपको पुस्तपालन समझ में नहीं आएगा, आप अकाउंटिंग नहीं समझ सकते, और अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगी तो ऑडिट नहीं समझ सकते। इसलिए मैं अब आपको पुस्तपालन के बाद लेके चलता हूँ किधर, लेखांकन। आपको बता दूं, पुस्तपालन के बहुत सारे राइटर की डेफिनेशन भी है, ये भी है, वो भी है। मैं वो सब नहीं करा रहा, क्योंकि मेरे ऑडिट में वो सब नहीं आते। लेखांकन की मैं बात करूं बच्चों, लेखांकन जहां पुस्तपालन समाप्त होगा, तुम्हारा तलपट बन गया, ये तुमने ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब इस ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगी, बैलेंस शीट, और क्या बनेगा, लाभ हानि खाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो वित्तीय विवरण बनते हैं किससे, ट्रायल बैलेंस से। ये टेक्निकल काम है, थोड़ा सा एनालिटिकल काम है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आयगत है, कौन सी पूंजीगत है, कौन से को लाभ हानि खाते में ले जाना है, कौन से को आर्थिक चिट्ठी में ले जाना है। तो यहाँ आपको थोड़े लेखांकन नीतियों, लेखांकन सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये विश्लेषणात्मक कार्य है, और ये काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बन जाए। इसलिए जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ अकाउंटिंग प्रारंभ होती है। पहले बुक कीपिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होगी, एक बात। दूसरी बात, इसमें हम प्रारंभिक खातों से अंतिम खाते तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने तक के खाते प्रारंभिक खाते थे, और फाइनल स्टेटमेंट इनको कहते हैं। ये अंतिम हो गया, ये प्रारंभिक हो गया, ये प्रारंभिक खाता हो गया, और ये हमारे अंतिम खाते हो गए। तो प्रारंभिक खातों से अंतिम खाते तैयार करने का काम किस में होता है, अकाउंटिंग में होता है। अब चूंकि इसमें दिमाग की जरूरत है, इसलिए प्रैक्टिकल वर्क में नहीं आता। ये कौन सा टाइप का वर्क है, ये एनालिटिकल टाइप का वर्क है। इसको हम विश्लेषणात्मक कार्य कहते हैं। देखो, तलपट से वित्तीय विवरण बनाने की प्रक्रिया लेखांकन कहलाती है, और ये विश्लेषणात्मक कार्य है, एनालिटिकल वर्क है। बात समझ में आ गई। क्या क्या बनाते हैं हम इसमें, लाभ हानि खाता बनाते हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, ये सब इसमें बनाते हैं। अकाउंटिंग की भी मैं इतनी डेफिनेशन करा रहा हूँ, क्योंकि रीजन है वो मेरा काम नहीं है, वो अकाउंट्स वालों का काम है। अब मैं मेरे टॉपिक पे आ जाता हूँ, मेरे टॉपिक पे लेके आता हूँ बच्चों। ये मैं आपको खोल के समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत सारे राइटर की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। डेफिनेशन से पहले मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ। एक चीज़ बता देता हूँ पहले, कि जहाँ लेखांकन समाप्त होता है, क्योंकि जब तक अकाउंटिंग नहीं होगी ऑडिट कहाँ से शुरू होगी, वहाँ ऑडिट प्रारंभ हो जाता है, ये ध्यान रखना। जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ लेखांकन प्रारंभ होता है, और जहाँ लेखांकन समाप्त होता है वहाँ से अंकेक्षण प्रारंभ होता है। एक बात समझ गए। और हमारा काम जो है, सामने वालों की गलतियाँ निकालना है, कि तुमने ये गड़बड़ कर दिया, तुमने ये एंट्री सी नहीं करी, ये देखो तुमने आयगत को पूंजीगत कर दिया, तुमने लेखांकन सिद्धांतों की पालना नहीं करी। तो जाहिर सी बात, हमें अकाउंटेंट से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, हम उस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, और हमारा काम ही लोगों की आलोचना करना है। ये क्रिटिकल वर्क कहलाता है, आलोचनात्मक कार्य कहलाता है। ये बेसिक समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशंस का पोर्शन शुरू करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाने जा रहा हूँ। तो अब आप आज मेरे से पहले ऑडिट का बेसिक समझें। जो सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, मैं उससे शुरू करने जा रहा हूँ कि हम इसको ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस क्यों कहते हैं।
वो पूरा टॉपिक समझाऊंगा, उसमें स्वतंत्रता तक के टॉपिक मैं पूरे क्लियर करूंगा, और उसके बाद मैं उद्देश्य को बाद में पढ़ाऊंगा। स्वतंत्रता का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं अंकेक्षण की परिभाषा स्टार्ट कर दूंगा, फिर हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे, अर्थ के बाद उद्देश्य। क्लियर है बच्चों? और इस चैप्टर में 2 ही पॉइंट हम अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य यही कंप्लीट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।